फ्रेंड्स, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा पोल्ट्री फार्मिंग चैप्टर के अंदर पार्ट 4 नंबर वीडियो है। हमारा जो 6th नंबर क्वेश्चन है वो है ब्रीडिंग इन फाउल्स, मतलब फाउल्स का जो ब्रीडिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में अब हम डिटेल्स पे जानेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से देखना। तो अब हम शुरू करते हैं। फॉर सक्सेसफुल पोल्ट्री कीपिंग सिस्टमेटिक ब्रीडिंग ऑफ फाउल्स मस्ट बी प्रैक्टिस्ड। एक सक्सेसफुल पोल्ट्री कीपिंग के लिए फाउल्स का जो ब्रीडिंग होता है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए और वो प्रैक्टिस भी करना चाहिए। द फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन एंड केप्ट इन माइंड। और इसके साथ साथ हमको जो केयर करना चाहिए और जो हमको ध्यान देना चाहिए उसके बारे में अब हम देखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट फार्म फाउल्स शुड बी सिलेक्टेड। मतलब फाउल्स का जो ब्रीडिंग होता है उसके लिए हमको एक लार्जेस्ट एंड बेस्ट फार्म फाउल्स चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द वीक, सिक एंड स्टंट बर्ड्स शुड नॉट बी टेकन फॉर ब्रीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्रीडिंग के लिए वीक, सिक, स्टंट बर्ड्स हम नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हेन्स शुड बी ऑलवेज बेस्ट लेयर्स। और यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए हम जो ब्रीड्स को सिलेक्ट करेंगे उसका जो लेयर्स होता है वो बेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, 2 years old hens should be selected to breed with the cocks of 1 year age। यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए जो हेन्स को हम चूज़ करेंगे उसका एज 2 years होना चाहिए और जो कॉक को हम चूज़ करेंगे उसका ईयर मतलब उसका जो एज वो 1 year होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द मेल फाउल शुड बी ऑफ डिफरेंट फैमिली फ्रॉम द हेन विथ व्हिच मेटेड। मतलब ये जो मेल फाउल होगा उसका जो फैमिली होगा वो डिफरेंट फैमिली का होना चाहिए, मतलब वो हेन का सेम फैमिली के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सक्सेसफुल ब्रीडिंग न्यूट्रिटिव फूड एंड इंटेलिजेंट मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल। मतलब सक्सेसफुल ब्रीडिंग के लिए जो फूड होगा वो न्यूट्रिटिव होना चाहिए और जो मैनेजमेंट होगा वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, तभी इस जो ब्रीडिंग प्रोसेस होगा वो सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट, फॉर द ब्रीडिंग पर्पस द कॉक सिलेक्टेड शुड बी गुड साइज, बोन्स, फ्लेश, ब्रॉड चेस्ट एंड कलर। मतलब ब्रीडिंग के लिए हम जो कॉक को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो गुड साइज़ का होना चाहिए, उसका जो बोन्स होगा, जो फ्लेश होगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके साथ साथ इसका जो कलर होगा वो भी अच्छा होना चाहिए और उसका जो चेस्ट होगा, इसका जो चेस्ट होगा वो बहुत प्रोमिनेंट और ब्रॉड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ही शुड बी एक्टिव, हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग एंड ऑफ 1 year इन एज। यहाँ पे जो हम कॉक को सिलेक्ट करेंगे वो एक्टिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, यंग होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका जो एज होगा वो 1 year होना चाहिए। नेक्स्ट, द हेन चूजन फॉर ब्रीडिंग शुड बी इक्वली गुड, हैविंग ऑलमोस्ट द सेम क्वालिटीज़ एज द कॉक। और यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए हम जो हेन को चूज़ करेंगे उसका कैरेक्टर भी ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए और वो कॉक के बराबर ही होना चाहिए। इफ़ शी इज़ एक्टिव एंड यंग शी कैन ले ए गुड नंबर ऑफ लार्ज एग्स। अगर वो एक्टिव होंगे और वो यंग होंगे तभी वो एक लार्ज क्वांटिटी का एग ले कर सकेंगे। द नंबर ऑफ हेन्स अलाउड टू मेट with 1 cock should be limited and is no case be more than 4। मतलब एक कॉक के साथ हम मैक्स टू मैक्स 4 हेन का ब्रीडिंग करेंगे, उसके ज़्यादा नहीं। अब है क्रॉस ब्रीडिंग। फॉर क्रॉस ब्रीडिंग पर्पसेस ए गुड नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स इज़ एसेंशियल बिकॉज ऑल क्रॉसेस आर नॉट गुड। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हमको ईच ब्रीड का जो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हमको बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि सारे ब्रीड्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो अच्छा नहीं होता है। The first cross of both the pure hen and pure cock is the best egg laying but should never be used for further breeding। यहाँ पे जो फर्स्ट क्रॉस होता है वहाँ पे एक हेन के साथ जब एक कॉक का ब्रीडिंग करेंगे हम तब वो ही बहुत अच्छा लेयर होगा और वो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसको हम फिर से ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। फॉर कॉटेज इंडस्ट्री of the rapid production of eggs and fowls for human consumption the breeding of crossbreed fowls can be made। मतलब ह्यूमन कंज्यूम्शन के लिए कॉटेज इंडस्ट्री पे इस टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग किया जाते हैं।
सिलेक्शन ऑफ बेस्ट लेयर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सिलेक्ट द बेस्ट लेयर्स अमंग द हेंस। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हेंस के अंदर जो बेस्ट लेयर होता है उसको सिलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एन एक्टिव इंटेलिजेंट लुकिंग बर्ड विद द ब्राइट कोम वुड ऑलवेज बी द बेटर लेयर दैन द डाल एंड लेजी हेन। यहाँ पे जो एक्टिव इंटेलिजेंट लुकिंग बर्ड होता है जिसका कोम बहुत ब्राइट होता है वो बहुत बेटर लेयर होता है एक डाल और लेज़ी हेन के साथ। अगर हम कंपैरिजन करें तो जो इंटेलिजेंट लुकिंग बर्ड होता है और जो जिसका कोम बहुत ब्राइट होता है वो ही बहुत अच्छा लेयर होता है। नेक्स्ट, द थीन सिकली स्लैजिश एंड पुअर फेदर हेन्स शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड फॉर ब्रीडिंग। और यहाँ पे जो थीन सिकली स्लैजिश और पुअर फेदर्स का हेन्स होता है उसको हम ब्रीडिंग के लिए अवॉइड करेंगे। The hen in which pelvic bones are fine and wide apart will be good layer। जिस hen का pelvic bones बहुत फाइन होगा और जो जिसका pelvic bone बहुत वाइडली apart होगा वो एक बहुत good layer होगा। One has to be careful that very fat hen will not at all be a good layer। ये ध्यान देना चाहिए क्या एक very fat hen कभी good layer नहीं होगे। Hence the hens should नाइदर बी वेरी फैट नॉर टू थिन। मतलब यहाँ पे जो हेन को हम ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए। एग्स एंड हैचिंग, द हेन्स नॉर्मली स्टार्ट एग लेइंग फ्रॉम फेब्रुअरी एंड कंटिन्यू टिल अगस्त विथ सम इंटरवल्स। ये जो हेन होता है वो फेब्रुअरी से शुरू करके अगस्त तक एग लेइंग करते हैं कुछ इंटरवल्स के साथ साथ। द हेन्स अंडरगो माउल्टिंग फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। और ये जो हेन होता है वो माउल्टिंग पे चले जाते हैं जुलाई से अगस्त के तक। सो शुड नॉट बी फोर्स्ड फॉर एग लेइंग। और उस टाइम पे यहाँ पे जो हेन्स होता है उसको हम एग लेइंग के लिए फोर्स नहीं करेंगे। फ्यू हेन्स ले फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी। यहाँ पे कुछ हेन्स होता है जो मेनली अक्टूबर से जनवरी तक एग ले करते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर एग लेइंग डिपेंड्स अपन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। और एग लेइंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो मेनली क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। द रेनी सीजन इज़ द बेस्ट टाइम टू रेज चिकन्स। यहाँ पे जो रेनी सीजन होता है वो चिकन्स के रेजिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है क्योंकि देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन फूड फॉर बर्ड्स। क्योंकि रेनी सीजन पे बर्ड्स के लिए जो ग्रीन फूड्स होता है वो बहुत अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, प्लेंटी ऑफ एनिमल फूड्स आर ऑल्सो फाउंड अवेलेबल। मतलब एनिमल्स का जो फूड होता है वो भी बहुत अवेलेबल होता है। द ट्रीज एंड शर्ब्स आर इन फुल फॉइलेज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेड टू द फाउल्स। मतलब यहाँ पे जो ट्रीज होता है जो शर्ब्स होता है वो फाउल्स के शेड के लिए बहुत अच्छा होता है। The chickens raised in this season grow fast and attain large size which can easily survive in cold season। और इस टाइम पे जो चिकन्स होता है वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और बहुत रैपिडली लार्ज साइज अटेन करते हैं और वो कोल्ड सीजन पे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। द एग्स ऑफ रेनी सीजन्स आर वेरी फर्टाइल एंड हैच आउट वेल। और रेनी सीजन का जो एग होता है वो बहुत फर्टाइल होता है और वो बहुत अच्छे से हैच आउट भी करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एग्स, द सिलेक्शन ऑफ एग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एग्स का सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। द एग्स ऑफ बेस्ट हेन्स मस्ट बी सेट। यहाँ पे जो एग्स होगा जब वो एक बेस्ट हेन्स का एग होगा सिर्फ उस एग्स को ही यहाँ पे सेट किए जाएंगे। द फ्रेश एग्स मस्ट बी सेट। यहाँ पे जो एग्स होगा अगर वो फ्रेश होगा तब ही उसको सेट किए जाएंगे। द एग्स ऑफ टू स्मॉल साइज़ एंड टू लार्ज साइज़ मस्ट बी रिजेक्टेड। अगर वो एग बहुत छोटा साइज़ का होगा नहीं तो बहुत बड़ा साइज़ का होगा तब उसको रिजेक्ट किए जाएंगे। द एग्स शुड बी ऑफ ऑर्डिनरी साइज़। एग्स का जो साइज़ होगा वो ऑर्डिनरी साइज़ का होना चाहिए। एंड ऑफ स्मूथ सरफेस। और इसका जो सरफेस होगा वो स्मूथ होना चाहिए। विच शुड ओनली बी ऑफ ऑर्डिनरी साइज़ एंड ऑफ स्मूथ सरफेस विच शुड ओनली बी अलाउड टू हैच। और उसको ही सिर्फ हैचिंग के लिए अलाउड किए जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एग्स, आफ्टर प्लेसिंग द एग्स अंडर द हेन वन शुड सी एवरी डे दैट दे आर ऑल राइट। मतलब ये जो एग होता है उसको हेन के अंदर हेन के नीचे पे रखने के बाद उसको एवरी डे प्रॉपरली उसको वॉच करना चाहिए क्या वहाँ पे जो एग रखे हुए हैं वो ठीक है या नहीं। बिकॉज समटाइम्स एग गेट ब्रोकन इन द नेस्ट। क्योंकि कुछ टाइम पे वहाँ पे जो एग होता है वो टूट जाते हैं।
इफ़ एनी एग इज़ ब्रोकन द रिमेनिंग एग मस्ट बी रिमूव्ड। अगर वहाँ पे कोई एग टूट जाता है तो वहाँ पे जो रिमेनिंग एग्स होते हैं उसको वहाँ से रिमूव किए जाते हैं। वाश्ड विथ वाटर, और उसके बाद उसको वॉश किए जाते हैं। ड्राइड, और उसके बाद उसको ड्राई किए जाते हैं। एंड द एशेस एंड अर्थ ऑफ द नेस्ट शुड ऑल्सो बी चेंज्ड, और नेस्ट के अंदर एग लेइंग का जो गमला होता है, जो अर्थन पॉट होता है, उसके अंदर जो एशेस रखे जाते हैं, जो अर्थन रखे जाते हैं, उसको भी वहाँ से चेंज किए जाते हैं। द वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग मस्ट बी एट 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे एक को वॉशिंग करने के लिए हम जो वाटर यूज़ करेंगे उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। द क्लीन एंड ड्राइड एग्स शुड बी प्लेस्ड अंडर द वॉश्ड हेन इन न्यू नेस्ट, और उसके बाद एक न्यू नेस्ट पे क्लीन और ड्राइड एग्स को ही सिर्फ हेन के नीचे रखे जाते हैं। द इनफर्टाइल एग्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द नेस्ट, वहाँ पे जो इनफर्टाइल एग्स होता है उसको नेस्ट से रिमूव किए जाते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ एग्स कैन बी टेस्टेड बाई टेकिंग ए कार्डबोर्ड हैविंग ए होल ऑन एन एग शेप। ये जो एग का फर्टिलिटी टेस्ट होता है इसको कैसे किए जाते हैं? एक कार्डबोर्ड के अंदर होल होता है जिसका शेप एग शेल के बराबर होता है। The eggs for testing should be held on the hole against strong light, और फर्टिलिटी टेस्ट के लिए इस एग्स को उस होल के अंदर रखे जाते हैं और उस एग्स को स्ट्रॉन्ग लाइट के पास रखे जाते हैं। इफ़ द एग इज़ फाउंड ट्रांसपेरेंट इट इज़ इनफर्टाइल, अगर उस एग ट्रांसपेरेंट दिखे तो वो इनफर्टाइल होता है। बट इफ स्मॉल डार्क बॉडी इज़ ऑब्जर्व्ड फ्लोटिंग इन द सेंटर ऑफ द एग इट हैज़ एन एम्ब्रायो, लेकिन अगर उस एग के अंदर एक स्मॉल डार्क कलर्ड फ्लोटिंग बॉडी हम ऑब्जर्व कर सकेंगे तो वो जो एग होगा वो फर्टाइल होगा, और वो जो स्मॉल डार्क कलर बॉडी होता है एग के अंदर वो एम्ब्रायो होता है। दिस टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर 14 डेज ऑफ एग सेटिंग, और एग सेटिंग करने के 14 डे बाद ये टेस्ट हम करेंगे। Another method for testing eggs is to place the eggs after 20th day of setting in a large bowl having warm water of 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे फर्टिलिटी टेस्ट का जो अनदर मेथड होता है वो एक सेटिंग के 20th डे बाद किए जाते हैं और उसको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट वार्म वाटर के अंदर रखे जाते हैं एक बाउल के अंदर। आफ्टर 1 मिनट द एग्स विथ लाइव चिकन विल स्टार्ट रिगलिंग इन वाटर, और 1 मिनट के बाद अगर उस एग के अंदर लाइव चिकन मतलब एम्ब्रायो होता है तो वो वाटर के अंदर रिगलिंग शुरू कर देते हैं। व्हेयरएज इनफर्टाइल एग्स विल फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, और जो इनफर्टाइल एग्स होता है वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। ऑन द 20th to 21st डे ऑफ एग सेटिंग द चिकन्स यूजुअली कम आउट ऑफ द शेल, और एग सेटिंग के 20 से 21st डे के बाद वो जो चिकन्स होता है वो एग शेल से कम आउट करते हैं। द चिकन्स आफ्टर इमरजेंस डू नॉट टेक फूड अप टू 30 to 36 आवर्स, सो दे मस्ट बी विथ मदर अनडिस्टर्ब्ड फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, और हैच आउट करने के बाद वो कुछ खाना नहीं खाते हैं, उसके बाद उसको 30 से 36 आवर्स के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में मदर के साथ रखे जाते हैं। प्रिकॉशंस फॉर हैचिंग एट द टाइम ऑफ हैचिंग फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन। एट फर्स्ट 7 और 8 एग्स शुड बी प्लेस्ड अंडर 1 हेन, मतलब एक हेन के नीचे मैक्स टू मैक्स हम 7 से 8 एग्स को ही रख सकेंगे। बिफोर सेटिंग हेन शुड बी एग्जामाइंड दैट दे आर फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, और सेटिंग के पहले हम ये चेक करेंगे क्या वो हेन इंसेक्ट फ्री है। इफ़ दे आर कैरिंग सम इंसेक्ट दे शुड बी डस्टेड विथ स्विचेबल इंसेक्ट पाउडर, और अगर वो जो हेन होता है वो कुछ इंसेक्ट को कैरी करते हैं तो उसको कुछ इंसेक्ट पाउडर से हम उसको डस्ट करेंगे। केयर शुड बी टेकन ऑफ दैट द हेन्स कम आउट ऑफ द नेस्ट डेली फॉर फूड, और वो जो हेन होता है वो डेली फूड के लिए उस लेइंग ट्रे से बाहर आना चाहिए। द फ्रेश वाटर एंड ए ड्राई डस्ट बाथ शुड ऑलवेज बी गिवन डेली, वहाँ पे फ्रेश वाटर और उसके साथ साथ ड्राई डस्ट बाथ हमको प्रोवाइड करना चाहिए डेली। हेन्स शुड बी लेफ्ट अलोन एट द टाइम ऑफ हैचिंग ऑफ द एग्स, और एग्स के हैचिंग के टाइम पे हम उस हेन्स को टोटली
एलोन रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।